हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज की इंटरेस्टिंग रिएक्शन वीडियो में। इंडिया एक बार फिर से नंबर 1 पर आया है। इंडिया दुनिया का पहला ऐसा देश है जिसने इस साल $100 बिलियन सिर्फ रेमिटेंसेस से कमाए, यानी कि फॉरेन कंट्रीज से ये इतनी सारी धनराशि इंडिया में आ रही है। 2022 में इंडिया में आए रेमिटेंसेस ने सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। $100 बिलियन, दिस अमाउंट इज ह्यूज। ये इंडिया के जीडीपी के 3% के बराबर है। इतने पैसों में इंडिया लिटरली साल भर के पूरे एनर्जी एक्सपेंसेस को कवर कर सकता है। और तो और ये श्रीलंका और नेपाल जैसी कंट्रीज के टोटल इकोनॉमी से भी ज्यादा है। सो बॉस, ये क्लियर है, रेमिटेंस भी एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंटल मेट्रिक है जो कि एक कंट्री को लिटरली जीरो से हीरो भी बना सकता है। इनफैक्ट बना चुका है। इस आइलैंड कंट्री टोंगा को ही देख लो। ये दुनिया का अकेला ऐसा कंट्री है जिसका आधे से ज्यादा नेशनल इनकम रेमिटेंसेस से ही आता है। इस देश को जरा मैप में देखो, इसके चारों तरफ पानी है और ये दुनिया से काफी आइसोलेटेड है। सो जाहिर सी बात है, ज्यादा सोर्सेज ऑफ इनकम ना होने की वजह से यहाँ के लोग ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड जाकर पैसे कमाकर वापस अपने देश भेजते हैं। इनफैक्ट आज सिचुएशन ये है कि 4 में से 5 टोंगन हाउस होल्ड्स तो रेमिटेंसेस से ही चलते हैं, जिस वजह से यहाँ की गवर्नमेंट ने अपने सिटीजन्स को डुअल सिटीजनशिप लेना भी अलाउ कर दिया है। लेकिन रुको, नेपाल तो इससे भी एक कदम आगे है। 2000 से 2005 के बीच का फेज नेपाल के लिए बहुत ही हिस्टोरिक था, क्योंकि इस दौरान नेपाल में गरीबी अचानक से कम होने लगी। एंड माय फ्रेंड्स, अगर आप गौर से देखोगे तो इसी पीरियड में रेमिटेंसेस में भी एक सडन हाइक आया था। एक्चुअली उस समय नेपाल के हर चौथे घर में एक ओवरसीज माइग्रेंट था ही, एंड इसमें से 97% तो मलेशिया और गल्फ कंट्रीज में काम करते थे। पर नेपाल और टोंगा के ये सक्सेस स्टोरीज को इत्तेफाक नहीं है। वर्ल्ड बैंक ने तक इस फिनोमिनन को स्टडी करके एक पैटर्न ऑब्जर्व किया है। टर्न्स आउट रेमिटेंस में हर 1% राइस के साथ किसी भी कंट्री का जीडीपी 0.7% बढ़ना गारंटीड है। लेकिन सिर्फ इकोनॉमी नहीं, रेमिटेंस का डायरेक्ट लिंक एजुकेशन और हेल्थ से भी है। जैसे एल साल्वाडोर में की गई एक स्टडी ने यह पाया कि स्कूल से बच्चों का ड्रॉप आउट रेट उन फैमिलीज में कम था जो रेमिटेंसेस रिसीव करते थे। मीनवाइल श्रीलंका की एक स्टडी में तो यह भी पाया गया कि रेमिटेंस फैमिलीज में पैदा हुए बच्चों का बर्थ वेट तक इन्फ्लुएंस कर सकता है, क्योंकि जिन फैमिलीज ने रेमिटेंस रिसीव किया था उन बच्चों का बर्थ वेट ज्यादा था एज कंपेयर टू अदर फैमिली के बच्चों का। सो क्लियरली यू कैन सी रेमिटेंस इज लिंक्ड टू ऑल द गुड ग्रोथ इंडिकेटर्स ऑफ अ कंट्री। रेमिटेंस का पॉजिटिव इंपैक्ट सिर्फ फाइनेंस कैटेगरी तक ही सीमित नहीं है, बल्कि फैमिली के हेल्थ और एजुकेशन तक पर भी पड़ता है। और अब अगर हम प्योरली इंडिया की बात करें तो बॉस, काफी कम लोग ये जानते होंगे कि एक बार तो हमारा पूरा देश सिर्फ रेमिटेंसेस ड्रॉप होने की वजह से फाइनेंशियल क्राइसिस में पहुंच गया था। आपको पता ही होगा, 1991 से पहले इंडिया की इकोनॉमी क्लोज थी और फॉरेन रिजर्व के लिए इंडिया अपने एनआरआईज के रेमिटेंसेस पर ही डिपेंडेंट था, जो ज्यादातर गल्फ कंट्रीज में ही कॉन्सेंट्रेटेड थे। और इसी वजह से गल्फ में जब वॉर हुआ तब गल्फ रीजन अनस्टेबल हो गया, वहां से इंडिया आने वाले रेमिटेंसेस भी एकदम से ड्रॉप हो गए। अब इसका नतीजा यह हुआ कि इंडिया का फॉरेक्स इतना कम हो गया कि हम सिर्फ 2 हफ्ते भर के इंपोर्ट्स को ही अफोर्ड कर सकते थे, और उससे एक भी दिन ज्यादा नहीं। मतलब सिर्फ रेमिटेंस ना आने की वजह से इंडिया बहुत ही बड़े फाइनेंशियल क्राइसिस में पड़ गया था, और फिर इस क्राइसिस से उभर आने के लिए इकोनॉमी को ओपन करना पड़ गया, एंड द रेस्ट इज हिस्ट्री फ्रॉम देयर। पर फ्रेंड्स, यू विल बी सरप्राइज्ड टू नो कि एक ऐसा स्टेट है जिसे भारत का रेमिटेंस इकोनॉमी कहा जाता है, एंड वो स्टेट कौन सा है आपको पता है? वेल, केरला। नाउ सी दिस, अगर केरला एक कंट्री होता तो वो 6th मोस्ट रेमिटेंस रिसीविंग कंट्री बनता। आज सेंटर से केरला को जो फंडिंग मिलती है उससे 5 गुना ज्यादा वो रेमिटेंसेस से कमा लेता है। एंड व्हाई, यू मे क्यूरियसली आस्क? वेल, दैट्स बिकॉज़ केरला में हर 5 में से एक घर में एक माइग्रेंट सदस्य है, और इसके पीछे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। इसकी शुरुआत हुई 50 साल पहले, जब गरीबी और भूखमरी से परेशान कुछ मलयालीज अपने बोट्स लेकर अरेबियन सी में उतर गए और बिना कोई डॉक्यूमेंट्स या प्लान के साथ नाव चलाते चलाते गल्फ पहुंच गए। अब वहां पर पहुंच के वैसे तो वो रोड्स, ड्रिलिंग साइट्स, यहां तक कि कैमल फार्म्स में कुछ छोटे मोटे काम करने लगे, लेकिन क्योंकि वो कतार, दुबई के एक्सपेंसिव करेंसी में कमाकर इंडिया भेज रहे थे, उनके फैमिलीज ओवरनाइट मिलियनर्स बन गए। अब इंडिया में इन फैमिलीज की सक्सेस स्टोरी सुनकर और मलयालीज काफी ज्यादा संख्या में गल्फ कंट्रीज में माइग्रेट होने लगे, टू द एक्सटेंट कि इन माइग्रेंट्स के केरला में ट्रांसफर किए पैसों से वहां पर बड़े बड़े घर बने, नेशनलाइज्ड बैंक्स बने, पॉश प्राइवेट स्कूल्स और हॉस्पिटल्स भी खुल गए। इवेंचुअली केरला में रेमिटेंसेस से आता हुआ इनकम इतना बढ़ गया कि 1980s में तो केरला की इकोनॉमी में एक अचानक से बूम आ गया, और इस फॉर्च्यून के काया पलट होने में इस तरीके से रेमिटेंसेस ने इतना बड़ा रोल प्ले किया। सो अब आप इमेजिन कर सकते
सकते हो कि इस $100 बिलियन से इंडिया कितनी तरक्की कर सकता है। वेल, एक इंटरेस्टिंग डिटेल ये भी है कि इस साल इंडिया के रेमिटेंसेस तो FDI से भी 25% ज्यादा है, और ये शायद और भी अच्छी खबर है इंडिया के फॉरेन रिजर्व्स के लिए। अब इसके लिए मैं आपको FDI और रेमिटेंसेस के बीच का डिफरेंस समझाता हूं एकदम सिंपल भाषा में। देखो, FDI एज द नेम सजेस्ट एक इन्वेस्टमेंट है, तो इन्वेस्टमेंट से रिटर्न्स तो एक्सपेक्टेड ही होंगे। प्लस FDI डायरेक्टली नेशनल ट्रेजरी में नहीं जाता और इसके विड्रॉवल का एक कांस्टेंट डर बना रहता है। लेकिन रेमिटेंसेस को सिंपली एक गिफ्ट की तरह समझो, जिसे कभी कंपल्सिवली रिटर्न नहीं करना पड़ेगा। अब अगर रेमिटेंसेस को और भी ज्यादा सिंप्लीफाई करके समझे तो इमेजिन करो कोई इंडियन वर्कर कनाडा में मिनिमम वेजेस पर काम कर रहा है। अब कनाडा का मिनिमम वेज है $15, लेकिन इंडियन करेंसी में इसकी वैल्यू होगी अराउंड 1200 रुपीज पर डे, जो कि इंडियन स्टैंडर्ड के हिसाब से एक अच्छा खासा अमाउंट है। सो इसीलिए आप मान सकते हो कि रेमिटेंसेस किसी भी कंट्री के लिए FDI से ज्यादा प्रॉफिटेबल है। अब सोचने वाली बात यह है कि अचानक से इंडिया में इतना ज्यादा रेमिटेंस अगर आया तो वो आया कहां से? वेल, लेट मी टेल यू, ऐसा होने के पीछे कुछ सोशियो इकोनॉमिक डायनामिक्स हैं, जिन्हें मैं आपको एक एक करके समझाता हूं। रेमिटेंस इन्फ्लक्स में सबसे मेजर रोल इंडियंस के डेस्टिनेशन चेंज और क्वालिफिकेशन का था। सो रिसेंटली इंडीड ने की एक सर्वे से ये पता चला कि इस साल ज्यादातर इंडियंस ने डोमेस्टिक जॉब से ज्यादा US, कनाडा, UK और इन जैसी कंट्रीज में जॉब के लिए अप्लाई किया। एंड इंटरेस्टिंगली, इस साल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, मार्केटिंग और मीडिया एंड कम्युनिकेशन सेक्टर्स में अच्छे खासे ज्यादा एप्लीकेंट्स थे एज कंपेयर टू मोस्ट कॉमन सेक्टर्स जैसे डेंटिस्ट्री और रिटेल। सो बेसिकली इस साल ज्यादातर इंडियंस जॉब करने के लिए UAE और सऊदी जैसे गल्फ कंट्रीज में जाने के बजाय UK और US जैसी वेस्टर्न कंट्रीज में गए, और जो गए भी वो हाईली क्वालिफाइड इंडियंस थे। अब इससे हुआ ये कि मेजरली वो हाईएस्ट इनकम अर्नर कैटेगरी में आ गए और इंडिया में एकदम से रेमिटेंसेस इंक्रीज हो गए। लेकिन इसके अलावा भी आप विश्वास नहीं करोगे, बट कोविड पैंडेमिक ने भी हमारे रेमिटेंसेस बढ़ाने में काफी मदद की है। देखो, बात ये है ना कि US में कोविड के टाइम कई पेमेंट सब्सिडी स्कीम्स लॉन्च हुए थे, जैसे पे चेक प्रोटेक्शन प्रोग्राम, जिसमें लॉकडाउन पीरियड में गवर्नमेंट ने स्मॉल बिजनेसेस को लोन देकर एम्प्लॉयज को वेजेस देने के लिए सपोर्ट किया था। इसके अलावा जिस बिजनेस ने अपने एम्प्लॉयज को पूरी सैलरीज दी थी, उनके लोन्स को तक माफ कर दिया गया था। एम्प्लॉय रिटेंशन टैक्स क्रेडिट भी एक ऐसा ही स्कीम था जिसमें बड़े बिजनेसेस को एम्प्लॉयज की पूरी सैलरी देने के लिए टैक्स का 50% रिफंड दिया गया था। ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और न्यूजीलैंड की गवर्नमेंट्स ने भी सब्सिडीज देकर वहां के एम्प्लॉयज को पूरी सैलरी पहुंचाई थी। अब इससे इंडिया को फायदा इसीलिए हुआ क्योंकि इन हाई इनकम कंट्रीज में ज्यादातर इमिग्रेंट्स इंडियंस ही है, और इसीलिए बाकी कंट्रीज के कंपैरिजन में ज्यादा रेमिटेंस इंडिया में आ गया। कुछ ऐसा ही सिमिलर फायदा इंडिया को अपने गल्फ में मौजूद NRIs से भी मिला। 2020 के लॉकडाउन में मिडिल ईस्ट कंट्रीज ने करीबन $120 बिलियन का स्टिमुलस इकोनॉमी में पंप किया। UAE ने तो फ्री जोन यानी बिजनेस जोन्स में एम्प्लॉयज की मूवमेंट शुरू रखकर इकोनॉमी को चालू रखा, जिससे वहां रहने वाले मेजॉरिटी इंडियंस की जॉब और इंडिया में आने वाले रेमिटेंसेस दोनों भी सिक्योर्ड और कंटिन्यूड रहे। इनफैक्ट इस साल गल्फ कंट्रीज में इंडियन वर्कर्स की डिमांड इतनी ज्यादा थी कि पिछले साल से 50% ज्यादा इंडियन वर्कर्स गल्फ कंट्रीज में काम करने पहुंचे। ऊपर से UAE ने भी पाकिस्तानी वर्कर्स को बैन करके उनके जगह पर इंडियन वर्कर्स को रख लिया। सो इन सारे इंस्टेंसेस की वजह से भी इंडिया में रेमिटेंसेस बढ़ गए। इसके अलावा US लेबर मार्केट में 5.7% और EU लेबर मार्केट में इतने वेजेस का हाइक हो गया, जिससे उन कंट्रीज में काम करने वाले इंडियंस ने और भी ज्यादा पैसे कमाए और भी ज्यादा पैसे घर भेजे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, एक तरफ जहां पर इंडियन गवर्नमेंट घटती रुपी की वैल्यू से परेशान थी, उसी घटते रुपी ने इंडिया के फॉरेक्स रिजर्व्स को बढ़ा दिया। अब इस कॉन्सेप्ट को अगर सिंपली समझाऊं तो जब भी रुपीस की वैल्यू घटती है तब NRIs अपने घर ज्यादा पैसे भेजते हैं, क्योंकि ऐसा करने से उन्हें एक्सचेंज वैल्यू में बढ़ते डिफरेंस की वजह से ज्यादा पैसे मिलते हैं अपने होम कंट्री में। और इस साल ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर था जिसकी वजह से इंडिया में रेमिटेंसेस बढ़े। पर अगर इस मुद्दे पर थोड़ी गहराई में नजर डाली जाए तो इसमें भी एक प्रॉब्लम है। आज भले ही इंडिया दुनिया का टॉप रेमिटेंस रेसिपिएंट हो, लेकिन हम आज भी कई मिलियंस ऑफ डॉलर्स गवा रहे हैं, और ऐसा होने की वजह है इनफॉर्मल रेमिटेंस ट्रांसफर। इंडियन लॉ के तहत NRIs को अपने लोकल इंडियन अकाउंट को नॉन रेसिडेंट एक्सटर्नल अकाउंट में चेंज करना कंपलसरी है। ऐसा नहीं करने पर उन पर 2 लाख का फाइन भी लग सकता है। अब इस तरह अकाउंट कन्वर्जन से कोई भी NRI बस कुछ 7 से 12% की फीस देकर इन 5 मेथड से लीगली पैसे इंडिया
इंडिया में भेज सकता है, जो यूजुअली 3 से 21 दिन में ट्रांसफर हो जाते हैं। ऑन द अदर हैंड HDFC जैसे कुछ बैंक्स थोड़ी हाई फीस चार्ज करके पैसे इंस्टेंट ट्रांसफर भी करवा देते हैं। लेकिन इस सब के बावजूद भी कई NRIs अपने अकाउंट को कन्वर्ट नहीं करते हैं और इनफैक्ट उन पैसों को हवाला के थ्रू इंडिया में भेजते हैं। अब हवाला क्या होता है ये तो आप जानते ही होंगे, मगर जिनको नहीं पता उनको बता दूं, ये एक इलीगल मोड ऑफ इंटरनेशनल मनी ट्रांसफर होता है जिसमें बिना कोई बैंक के पैसे भेजे जाते हैं। एग्जाम्पल के लिए, जब US में बैठा पर्सन A अपने फैमिली को इंडिया में पैसे भेजना चाहे तो वो हवाला एजेंट के पास जाकर उसे डिजायर्ड पैसे भेजने बोलता है। अब ये US में बैठा एजेंट कुछ मिनिमल फीस चार्ज करके पर्सन A को एक सीक्रेट कोड देता है और इस कोड को पर्सन A अपने फैमिली को बताता है ताकि वो फैमिली मेंबर इंडिया वाले एजेंट को कोड बताकर पैसे ले सके। अब 2011 में हुए एक सर्वे में ये पता लगा कि उस सर्वे के 57% इंडियन रेस्पोंडेंट्स हवाला के थ्रू पैसे भेजते हैं। नाउ दिस इज अ ह्यूज नंबर एंड अ बिग प्रॉब्लम। NRIs का ऐसा करने के पीछे 3 मेजर रीजंस हैं। पहला, फॉर्मल मेथड के कंपैरिजन में हवाला एजेंट्स काफी लो कमीशन चार्ज करते हैं। दूसरा रीजन ये है कि इन ट्रांजैक्शंस में कोई मैक्सिमम लिमिट नहीं होती। वहीं लीगल मींस से पिछले साल तक इंडियंस 1 लाख ही भेज सकते थे। तीसरा रीजन ये है कि हवाला ट्रांजैक्शन फास्टर मोड ऑफ ट्रांसफर है, वो भी बिना किसी एक्स्ट्रा चार्ज के। अब फ्रेंड्स, बिल्कुल इसी लूप होल पर इंडियन गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए। बट क्या आप जानते हो कि बहुत ज्यादा रेमिटेंस भी एक कंट्री के लिए हार्मफुल होता है? जैसे कि लाइफ का एक कॉमन प्रिंसिपल है, अति किसी भी चीज की अच्छी नहीं होती, और फिर चाहे वो रेमिटेंस भी क्यों ना हो। इससे नेगेटिव इफेक्ट ये होता है कि इससे होम कंट्री में वर्कर्स की शॉर्टेज होने लगती है। इतना ही नहीं, इससे एक कंट्री की एक्सपोर्ट पर भी असर पड़ता है। वो इसीलिए क्योंकि होम कंट्री में रेमिटेंस रिसीविंग हाउस होल्ड्स अपना ज्यादातर खर्चा हाउस होल्ड गुड्स में ही करते हैं, जिससे उस कंट्री में हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग कम हो जाती है एंड इन टर्न देश का एक्सपोर्ट भी कम हो जाता है। और कुछ ऐसी ही हालत आज श्रीलंका की भी हुई है। उसके पास आज ऑयल रिजर्व्स खरीदने तक के भी पैसे नहीं है। और वेल फ्रेंड्स, श्रीलंका की ऐसी हालत किस वजह से हुई उस पर मैंने डिटेल में एक वीडियो बनाया जिसे आप यहां पर क्लिक करके देख सकते हो। सो फ्रेंड्स, इट्स डेफिनेटली अ बिग गुड न्यूज फॉर अस, बट वील आल्सो हैव टू बी केयरफुल। और अगर इस वीडियो से आपको कुछ भी नया सीखने मिला, एक लाइक जरूर ठोकना। गेट्स इट फ्लाई फैक्ट चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन दबाओ ताकि आगे आने वाली हमारी कोई भी वीडियो की अपडेट आप मिस ना कर सकें। एज ऑलवेज, स्टे क्यूरियस, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। जय हिंद। इंडिया में एक साल के दौरान $100 बिलियन के रेमिटेंस आना बहुत ही शानदार बात है और हैरानकुन तौर पर यह इंडिया में आने वाली FDI से 25% ज्यादा है। 140 करोड़ लोगों का देश भारत, जिसमें तकरीबन 3 करोड़ और 25 लाख के इर्द गिर्द लोग दुनिया के दीगर ममालिक में रहते हैं, जिनकी सबसे बड़ी तादाद हमें अमेरिका में देखने को मिलती है, तकरीबन 44-45 लाख यानी 4.5 मिलियन। और दूसरे नंबर पर इनकी सबसे बड़ी तादाद हमें UAE में देखने को मिलती है, तकरीबन 3.3 मिलियन। और ये UAE की कुल आबादी का 1/3 यानी 33% भी बनता है। ओवरसीज की तरफ से भेजा गया पैसा किसी भी मुल्क की इकानमी में बुनियादी किरदार अदा करता है। और वीडियो में कह रहे थे कि अगर 1% रेमिटेंस में इजाफा हो जाए तो GDP में 0.7% तक इजाफा हो जाना यकीनी होता है। और जब बाहर से पैसा आ रहा होता है तो घर वालों की जिंदगी अच्छी खासी आसान हो जाती है और घर वालों का लाइफस्टाइल मुकम्मल तौर पर बदल जाता है। यही वजह है कि वीडियो में कह रहे थे कि जिन लोगों को बाहर से पैसा आ रहा था उन लोगों के बच्चों की तालीम भी अच्छी थी और उनकी सेहत भी दूसरे लोगों की निस्बत अच्छी थी। पिछले कुछ अरसे से ओवरसीज भारतीय ऐसे मुल्कों में गए हैं जहां पर तरक्की अच्छी खासी ज़्यादा थी और जो आला तालीम याफ्ता होने के बाद अमेरिका, बरतानिया और ऑस्ट्रेलिया समेत ऐसे ममालिक में गए हैं जहां पर डेली वेज भारत के मुकाबले में अच्छी खासी थी। यही वजह है कि जब उन लोगों ने वहां का कमाया हुआ पैसा भारत में भेजा, उन लोगों का म्यार ज़िंदगी बेहतर हुआ। और केरला की मिसाल दी जा रही थी कि केरला में किस तरह चंद एक लोगों ने जब पहली बार अरब का रुख किया और उसके बाद वहां से कतर और दुबई जैसे ममालिक से पैसा केरला में वापस भेजा, तो आज केरला इतना ज़्यादा डेवलप हो चुका है कि इंडिया का सबसे ज़्यादा HDI हमें केरला में ही देखने को मिलता है। अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो पाकिस्तान की इकानमी रेमिटेंस के सर पे ही चलती हुई दिखाई देती है और पाकिस्तान की एक साल की एक्सपोर्ट 26 से 27 बिलियन डॉलर थी। दूसरी तरफ ओवरसीज की तरफ से भेजा गया पैसा $30 बिलियन से भी ज़्यादा निकल गया था। शायद भारत की इकानमी में $100 बिलियन की इतनी ज़्यादा अहमियत ना हो, क्योंकि भारत ने अपने फाइनेंशियल ईयर 22-23 के लिए अपने एक्सपोर्ट का टारगेट तकरीबन $800 बिलियन सेट कर रखा है। लेकिन दूसरी तरफ हमें पाकिस्तान की पूरी एक्सपोर्ट से भी ज़्यादा रेमिटेंस का पैसा देखने को मिलता है। पाकिस्तानियों की एक बहुत बड़ी तादाद तकरीबन 9 मिलियन के आसपास दुनिया के दूसरे ममालिक में आबाद है और उनमें सबसे बड़ी तादाद तकरीबन 25 से 26 लाख हमें सऊदी अरब में देखने को मिलते हैं। और इन लोगों की एक बहुत बड़ी तादाद वो है जो वहाँ पर लेबर के कामों से वाबस्ता है। लेकिन अभी भी बेहतरी की अच्छी खासी गुंजाइश है। वीडियो में कह रहे थे कि 50% से ज़्यादा इंडियंस ऐसे हैं जो अपनी मनी को हवाला के जरिए यानी इलीगल तरीके से भारत में बेचते हैं, जिसकी वजह से भारत की सरकार को टैक्स हासिल नहीं हो पाता।
अगर इस कमी को भी पूरा कर दिया जाए तो ये चीज़ भी भारतीय इकॉनमी में अच्छा खासा किरदार अदा करेगी। इसके साथ साथ हमें भारत की इकॉनमी का ग्रोथ रेट भी 9% के आसपास मिलता है। तो कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि भारत की इकॉनमी के लिए एक ऐसा वक्त है जिसे गोल्डन वक्त कहा जा सकता है, जिसकी नींव 1991 में उस वक्त के वजीर खजाना मनमोहन सिंह के द्वारा रखी गई थी। भारत की इकॉनमी 2022 में यूके को पीछे छोड़ के दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी बन चुकी है और अब इससे जापान, जर्मनी, अमेरिका और चाइना, इन 4 बड़ी इकॉनमियों का मुकाबला है। और 2029 या 30 तक जापान और जर्मनी से भी भारत की इकॉनमी आगे निकल जाएगी और फिर बिल आखिर 2050 तक सिर्फ चाइना की इकॉनमी भारत की इकॉनमी से बड़ी होगी। तो बहुत सारी बेस्ट विशेष है कि भारत इकॉनमी को लेकर अपने जितने भी गोल हासिल करना चाहता है वो अपने वक्त पे हासिल कर ले और मुस्तकबिल के भारतीयों का लाइफस्टाइल आज के भारतीयों की निस्बत अच्छा खासा बेहतर हो। आपके कीमती का शुक्रिया। अगर आप भी किसी वीडियो पर रिएक्शन आते हैं तो अपनी कीमती कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस वीडियो कीमती समय देने के लिए बहुत सारा धन्यवाद।